Hello everyone, a very warm welcome on the channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor और इस सेशन में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे आप देख पा रहे हैं, we are completely and we are actually going to discuss about the roadmap to success for IBPS SO examination. IBPS SO एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है, आई थिंक आज के इस वीडियो के बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना। इसमें मैंने हर एक चीज कवर हम करने वाले हैं इसमें, यानी कि एवरीथिंग जो भी एसओ की प्रिपरेशन के लिए एक बिगनर स्टूडेंट है और जिनको पहले से भी जो तैयारी करे उनके लिए भी, ये सभी तरीके के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा और हम शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या मेरे किसी सेशन में आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें और आप हमेशा क्या रहें, अपडेटेड रहें। नाउ IBPS SO ये है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे सेलेक्ट हुआ जा सकता है, कौन कौन लोग हैं जो इसमें अपीयर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन से पहले जान लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन के बीच में आपको जान लेनी चाहिए, कैसे इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए इन दी फर्स्ट प्लेस, कब इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, कब इसकी एग्जाम डेट आएगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा या केवल प्रीलिम्स और इंटरव्यू होगा, तो क्या वो सारी चीजें, तो सारे सवालों के जवाब आपके आज इस वीडियो में आएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहली चीज सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या जानना है एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, मुझे जानना क्या क्या है। तो देखो, all you need to know before and after the starting the preparation। तो पहले और बाद में, हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के पहले और प्रिपरेशन के बाद में, यानी कि जब हमने मन बना लिया, जब हमने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो क्या चीजें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। बिफोर एंड आफ्टर मैंने आपके सामने एक डॉट फॉर्म में मैंने आपके सामने लिख दिया कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन कब आता है भाई। नोटिफिकेशन आने से ये नहीं कि आपकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है ये कनेक्टेड है, नहीं। नोटिफिकेशन से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास एग्जैक्टली कितना टाइम है, कौन से मंथ में हमारा एग्जाम होने जा रहा है। हालांकि ये एक साइक्लिक एग्जामिनेशन IBPS SO, और मैं एक और बात यहाँ पे बता दूं, IBPS SO 2024 यानी कि पिछले साल का जो फाइनल रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर होने वाला है। फाइनल रिजल्ट का मतलब है कि मेंस और इंटरव्यू मार्क्स की जो मेरिट लिस्ट बनती है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन पता चलता है, वो आपका रिजल्ट कल यानी कि 1 अप्रैल 2025 कल डिक्लेयर होने वाले हैं। तो नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब नोटिफिकेशन से मुझे ये पता चलेगा कि मेरा एग्जाम कब होने वाला है। हालांकि ये एक साइक्लिक एग्जामिनेशन है, ये हर साल आता है। IBPS PO, IBPS SO, IBPS अपने पूरे कैलेंडर में PO, SO और ये RRB सभी एग्जाम्स के बारे में बताता है अपने कैलेंडर के अंदर। तो नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा मेरा एग्जाम इस साल कौन से मंथ में होने वाला है, एग्जाम नोटिफिकेशन कब आने वाला है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो क्या उस टाइम तक मैं एलिजिबल होऊंगा या होंगी बाई एज एंड बाई क्वालिफिकेशन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपके नोटिफिकेशन बताता है। दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एग्जाम में अगर आप अपियर करना चाहते हैं, इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरीके से डिफाइन होता है, एक एज और एक क्वालिफिकेशन। आपकी एज उस पैरामीटर में फिट बैठती है कि नहीं, और साथ ही साथ आप क्वालिफाइड है, यानी कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको मैच करता है या नहीं। तीसरी चीज सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या क्या फेजेस होंगे, सिलेक्शन के फेज में क्या मुझे इंटरव्यू भी देना होगा, क्या मेरा पेपर ऑनलाइन होगा, क्या मेरा पेपर ऑफलाइन होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होंगे। तो ये जो सारी चीजें ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनती है। तो ये सारी चीजें आपको पहले जान लेनी चाहिए अपनी एक प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, और प्रिपरेशन शुरू करने के बाद, यानी कि जब आप इन सभी पैरामीटर्स में बिल्कुल ठीक बैठ जाते हैं, ये सभी पैरामीटर्स को आप फुलफिल कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले जानना है आपका सिलेबस। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे, क्या लेवल था, क्या स्टैंडर्ड था आपके एग्जाम का, सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल भी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कट ऑफ। कट ऑफ आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड बता देगा कि भाई पिछले साल की ये कट ऑफ थी। कट ऑफ आपकी दोनों तरीके से निकाली जाती है, सेक्शन भी और ओवरऑल भी। मैं हर एक चीज आगे आपको पॉइंट वाइज क्लियर करती चलूंगी। तो कट ऑफ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इट विल गिव यू एन एज। आपको ये एक स्टैंडर्ड आपका सेट कर देगा कि भाई इतने नंबर तक आपको लाना जरूरी है। देन राइट सोर्सेस,
आपके पास सही सोर्स होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट सोर्सेज होने चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन मिनिमम टाइम में हो सके, आपको टाइम लिमिट आपकी बढ़ ना जाए। और कई बार जब हम गलतियाँ अपने आप से करते रहते हैं, वही गलती हमारी सुधारी जा सकती है, हम राइट टाइम पे राइट ट्रैक पे हो सकते हैं अगर हमारे पास सही गाइडेंस है और हमारे पास सही सोर्सेज है। तो राइट सोर्स और राइट गाइडेंस, चलिए अब एक-एक करके इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाए। ये है आपका आईबीपीएस कैलेंडर। तो ये क्लिप है, ये एक स्क्रीनशॉट है आपके आईबीपीएस कैलेंडर की। आईबीपीएस कैलेंडर हर साल अपना ये कैलेंडर जो है रिलीज़ करता है आईबीपीएस, जिसमें अपने सभी एग्ज़ाम्स के बारे में बताता है, एक टेंटेटिव मंथ बताया जाता है। तो हमारा यहाँ पे फ़ोकस है आईबीपीएस एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ामिनेशन। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की मैं बात करूँ, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो है, ये पीओ का है, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो इस साल यानी कि 2025 के एग्ज़ाम होना तय हुआ है, वो है आपका 22 नवंबर और 23 नवंबर, यानी कि 22 और 23 ऑफ नवंबर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा होगा और मेंस एग्जामिनेशन आपका होगा 4 जनवरी 2026। तो नवंबर और जनवरी में ये देख रही हूँ यहाँ पे कि अच्छा खासा आपको नवंबर के बाद, नवंबर स्टार्टिंग में आप लोगों का प्रीलिम्स हो जाएगा और फिर मेंस के लिए आपके पास टाइम है, क्योंकि 4 जनवरी को आपको मेंस की बात की गई, तो दिसंबर का पूरा एक मंथ आपके पास है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया कि 20 से 25 दिन का ही टाइम मिलता है आपको प्रीलिम्स और मेंस में। ये पहली बार हम इतना बड़ा विंडो यहाँ पे देख रहे हैं कि नवंबर में प्रीलिम्स है और फिर मेंस है आपका कब, जनवरी में जाके। चलिए, तो ये आपको पता चल गया। हमारा इस साल 2025 का जो एसओ एग्जामिनेशन होगा नवंबर और जनवरी, नवंबर में होने हैं आपके प्रीलिम्स और जनवरी में होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन, विच इज़ अ गुड थिंग। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत बेटर तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आईबीपीएस एसओ का फॉर्म तो भरे, लेकिन मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, कितनी पोस्ट है जो आईबीपीएस एसओ जो निकालता है? तो देयर आर टोटल 6 पोस्ट। आईबीपीएस एसओ के अंदर आपकी टोटल 6 पोस्ट आती हैं और उन 6 पोस्ट की अलग-अलग वैकेंसी आती है। जैसे कि एचआर के लिए हो सकता है कुछ वैकेंसी आए और आपके आईटी डिपार्टमेंट के लिए कुछ अलग वैकेंसीज आए। तो चलिए आगे बात करते हैं कौन-कौन सी पोस्ट है जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने अपनी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपने क्या पढ़ा है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट के अंदर आपके ये 6 डिफरेंट पोस्ट आते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आती है। देन है आपका एचआर या फिर पर्सनल ऑफिसर, यानी कि एचआर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आपका एक राजभाषा अधिकारी की सब इसकी मिनिमम वैकेंसीज होती है। मैं बोलूँगी इसकी वैकेंसी क्या होती है सबसे कम, इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ट्रेंड है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि ये यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको सबसे कम वैकेंसी देखने को मिलती है राजभाषा अधिकारी के लिए। तो ये 6 पोस्ट है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो भी आपने अपनी ग्रेजुएशन में किया उसके बेसिस पे आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं उसके लिए आप फॉर्म फिल करते हैं। और आगे बढ़ेंगे। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे पहला प्रोविजन कि आप एज वाइज क्या होने चाहिए, तो आपकी एज होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 20 से 30 साल, अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 20 से 30 साल होनी चाहिए। फिर एससी एसटी की बात करूं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है और फिर अगर ओबीसी की बात की जाए तो 3 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि मैम ये एज कब से कैलकुलेट होगी, तो ये आपकी एज कैलकुलेट होती है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो क्या होता है? वो होता है आपके फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट। ठीक है, तो जिस दिन आपका फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म को फिल करने की जो आखिरी डेट होती है उस डेट के हिसाब से आपका ये एज होना चाहिए। तो उस डेट के हिसाब से अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि इस आईबीपीएस एसओ के फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे दूसरा फेज, जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको पॉइंटर वाइज में आपके सामने रखूंगी। हम बात करेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो, या तो एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने इससे रिलेटेड कोई कॉरस्पॉन्डिंग
फील्ड में आपने अपनी ग्रेजुएशन की हो। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो आपने 4 साल का डिग्री कोर्स यानी कि ग्रेजुएशन आपने करी हो, अपनी डिग्री कोर्स आपने लिया हो, या तो एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, और इसी से रिलेटेड आपने फील्ड्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो, जैसे कि फिशरी में। ठीक है, चलिए अब आते हैं आईटी ऑफिसर स्केल 1। तो आईटी जो डिपार्टमेंट है यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्केल 1 का है आपका पोस्ट। तो आपने बीटेक यानी कि आपने बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, या तो सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है। तो या तो आपने अपनी इंजीनियरिंग का 4 साल का डिग्री कोर्स लिया, या तो सीएस में, आईटी में, ईसीई में, ईसी में, या ये सब जो मैंने आपको भी बताए, या फिर और आप ग्रेजुएट हु हैव पास DOEAC बी लेवल, या फिर आप एक ऐसे ग्रेजुएट हैं यानी कि आप प्लेन ग्रेजुएट हैं बट यू हैव आल्सो पास्ड DOEACC बी लेवल आपने पास किया हुआ है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप आईटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो या तो आपने बीटेक कर रखा है इन सभी स्ट्रीम जो हमने अभी बात की है, या फिर आप एक प्लेन ग्रेजुएट है जिसने DOEACC बी लेवल पे पास किया हुआ है। क्लियर हुआ? तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारे पास है एचआर या फिर पर्सनल के लिए। तो एचआर या पर्सनल ऑफिसर की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन विद, आपने ग्रेजुएशन तो कर ही रखी है पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने 2 साल का 2 इयर्स फुल टाइम पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है। तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने लिया हुआ है, या फिर आपने डिप्लोमा लिया हुआ है इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एचआर और एचआरडी और सोशल वर्क और लेबर लॉ। तो अगर आप एचआर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इनमें से कुछ किया हुआ होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने की तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 2 साल का फुल टाइम पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने अपने इसमें क्या किया हो, ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन और एचआर और एचआरडी और सोशल वर्क और लेबर लॉ, ये अगर आपने किया है तो आप एचआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अगली जानकारी मार्केटिंग ऑफिसर। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग ऑफिसर की तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन विद अ 2 ईयर फुल टाइम डिग्री इन MMS। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ फुल टाइम 2 साल का आपने डिग्री कोर्स किया है इन व्हाट, इन मार्केटिंग MMS में अगर आपने किया, या फिर आपने किया हुआ है MBA इन मार्केटिंग, या आपने किया है PGDBA, PGDBM, PGM और PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है मार्केटिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए, मार्केटिंग में होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी गई है, या फिर आपने क्या कर रखा हो, MBA मार्केटिंग कर रखा हो, या फिर आपने PGDBA या PGDM या PGBM। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, अब आते हैं लॉ ऑफिसर। तो लॉ ऑफिसर के लिए बहुत क्लियर है कि आपने LLB किया हुआ हो, और LLB किए जाने के साथ साथ एक दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपने LLB तो अपना कंप्लीट किया है पर साथ ही साथ यू आर एनरोल्ड, आप एनरोल्ड हैं एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल। आपने एनरोलमेंट करवा रखा है एज एन एडवोकेट बार काउंसिल के अंदर। ये इनकी डिमांड है, ये इनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो इसको फुलफिल करना जरूरी है अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन लास्ट इज राजभाषा अधिकारी। तो राजभाषा अधिकारी जो हैं उनके लिए जरूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में कर रखा हो एज अ सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है हिंदी में या फिर इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, और आपने कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत, या फिर हो सकता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपने संस्कृत में किया हुआ हो। तो अगर संस्कृत में आपका पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप राजभाषा अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हिंदी में किया है तो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, और अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत भाषा में किया है तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स होना जरूरी है आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आई थिंक ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा, एज वाइज भी और क्वालिफिकेशन वाइज भी। तो अगर आप अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ
अगली चीज की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एम्प्लॉय का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन में कितने फेजेस होंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे होगा आपका फेज 1, यहाँ होगा फेज 2 और यहाँ होगा इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी स्टेज यानी कि प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर आपका होने वाला है। और इस कंप्यूटर बेस्ड पेपर में आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस आएंगे। आप उनमें से एक सही ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा प्रीलिम्स का। फिर होगा आपका मेंस जो कि होगी आपकी स्टेज 2। यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और फिर होगा आपका इंटरव्यू यानी कि एक तरीके से आपका वाइवा। तो इंटरव्यू भी हमारा इसमें है। अब इसमें मैं एक चीज आपको अभी क्लियर कर दूं कि ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें जो आपकी स्टेज 1 है ये क्वालिफाइंग है। इसको आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कैसे करना है, क्वालिफाई करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी है और ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। समझ पा रहे हैं कि ये जो आपकी स्टेज 1 है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, ये आपको केवल क्वालिफाई करना है। यानी कि जैसे 2024 का रिजल्ट, 2024 एग्जाम का रिजल्ट कल आने वाला है 1 अप्रैल को। तो 2024 के रिजल्ट में जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, वो आएगी आपके मेरिट वाले मार्क्स कौन से जुड़े हैं, मेंस के और इंटरव्यू के। यानी कि इन दोनों के मार्क्स से आपका फाइनल मेरिट बनता है। और यही फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जो है वो कल डिक्लेयर की जाने वाली है 2024 के रिजल्ट की, राइट। तो क्या मैम प्रीलिम्स में नंबर लाना जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स में नंबर लाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं मेरिट में, लेकिन आपको इसका सेक्शन वाइज एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। आपको सेक्शंस भी क्लियर करने होंगे और आपको ओवरऑल इतना नंबर लेकर आना है कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी जो है निकल जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए जल्दी से। प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये है। अब ये पैटर्न आपके 4 पोस्ट के लिए है। यहाँ लॉ और राजभाषा अधिकारी की पोस्ट को हमने नहीं लिखा है, क्योंकि लॉ और राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। उसमें क्या चेंजेस है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न जो होगा वो आपका AFO, IT, मार्केटिंग और HR के लिए, इनके लिए तीनों सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। यहाँ पे एक चीज आप समझ लेना, इंग्लिश जो है वो 50 क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन 25 मार्क्स का होगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ये पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी कि दोनों भाषाओं में पेपर आपके सामने आता है। लेकिन इंग्लिश बीइंग इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, वो 2 भाषाओं में नहीं आएगा। बाकी रीजनिंग और क्वांट जो है वो आपके बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। अब इस एग्जाम में आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स आपके 125 है, क्योंकि इंग्लिश में आपके 50 में से 25 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग का मतलब है कि जैसे ही आपके यहाँ पे 40 मिनट आपको दिए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा करने के लिए, इंग्लिश के 40 मिनट पूरा होते ही आपको कहाँ ले जाया जाएगा, आपको आप रीजनिंग के सेक्शन पे आ जाओगे। भले ही आपके वो 40 मिनट पे 40 क्वेश्चन, आपके 50 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, डजंट मैटर। 40 मिनट का टाइम लिया, 40 मिनट के लिए आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की विंडो खुलेगी। जैसे ही 40 मिनट पूरे हुए आप रीजनिंग पे आ जाएंगे। रीजनिंग के लिए आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। और फिर जैसे ही 40 मिनट पूरे हुए आप आ जाएंगे कहाँ पे, क्वांट के लिए, और यहाँ पे भी आपको 40 मिनट मिलेंगे। तो आप सेक्शन के बीच में स्विंग नहीं कर सकते। आप सेक्शन के बीच में ऐसा नहीं कर सकते कि इंग्लिश सॉल्व करते करते आप मैथ्स में पहुंच गए, मैथ्स से आप रीजनिंग पहुंच गए। नहीं, आपको पहले 40 मिनट इंग्लिश, फिर 40 मिनट रीजनिंग के लिए और फिर 40 मिनट क्वांट के लिए दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात आपके दिमाग में अभी से बैठ जानी चाहिए। 120 मुझे मिनट मिलने वाले, 2 घंटे का टाइम मुझे मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अब आया क्या, लॉ और राजभाषा अधिकारी का पेपर। तो लॉ और राजभाषा अधिकारी के पेपर में सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सेक्शनल टाइमिंग सब कुछ बराबर है। लेकिन राजभाषा अधिकारी और जो लॉ के बच्चे होते हैं उनके एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वांट नहीं आती है। उनकी इंग्लिश आएगी 50 क्वेश्चन 25 नंबर, सेम रहेगा सब कुछ। उनकी रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, सेम रहेगा सब कुछ। लेकिन उनका क्वांट नहीं आएगा। क्वांट की जगह उनका आ जाता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि विद स्पेशल रेफरेंस टू दी बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आप लोगों की जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट ऐड हो जाती है, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस रहता है। तो आपको वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए टाइम से।
यहाँ पे 50 क्वेश्चन, अगेन 150 नंबर का क्वेश्चन है और 125 मार्क्स का आपका पेपर है। इंग्लिश में आएगा, बाकी बाइलिंगुअल है और बाकी आपकी सेक्शनल टाइमिंग जैसा कि मैंने पहले बताया सब कुछ सेम है, बस क्वांट नहीं आएगा। लॉ और राजभाषा अधिकारी के लिए उनकी जगह पे जनरल अवेयरनेस आएगा, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो था हमारा प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। अब आते हैं मेंस में। मेंस बहुत बेसिक है, मेंस में आपका केवल आता है आपका सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है, और मेंस एग्जाम पैटर्न आपका सबके लिए सेम है, केवल राजभाषा अधिकारी का अलग है, वो मैं बताऊंगी आपको आगे चल के। फिलहाल लॉ ऑफिसर के लिए, आईटी के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, एचआर के लिए, मार्केटिंग के लिए, इन पांचों की पांच टोटल 6 पोस्ट है। 5 पोस्ट का आपका सेम आता है मेंस का एग्जाम पैटर्न। वो क्या है, वो आपके सामने मेंस एग्जाम पैटर्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपने अपनी ग्रेजुएशन जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, सपोज आप एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एचआर से रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जाएंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम होगा आपका इंग्लिश एंड हिंदी, और ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम के लिए वो 60 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, 45 मिनट्स के लिए। तो ये सबके लिए है, लेकिन ये राजभाषा अधिकारी के लिए नहीं है। राजभाषा अधिकारी को क्योंकि ट्रांसलेशन का काम भी करना होता है, तो राजभाषा अधिकारी की पोस्ट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिख कर बताना पड़ेगा अपने थॉट्स को। क्लियर हुआ? तो केवल 60 नंबर का पेपर आपका आता है, 60 क्वेश्चन आते हैं मेंस के लिए, ठीक है, जहां पे आपकी अपनी होल्ड, और ये जरूरी है क्योंकि यही आपका मेरिट बनाएगा, है ना, यहाँ के नंबर आपकी मेरिट में जुड़ते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं मेंस एग्जाम पैटर्न फॉर द राजभाषा अधिकारी। जैसा कि मैंने बताया कि राजभाषा अधिकारी का ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों आपको जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए और आपके 2 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। टोटल मार्क्स 60 ही रहेंगे। और यहाँ ये इंग्लिश हिंदी आप चूज कर सकते हैं। 30 मिनट्स आपको यहाँ मिलेंगे, 30 मिनट्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है आपके राजभाषा अधिकारी के फॉर्मेट में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ एक चीज जो ध्यान में आपको रखनी, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 अगर आपने गलत आंसर किया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्किंग है और मेंस में भी आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की। Also, marks obtained in the online mains examination only will be considered for shortlisting for the interview and also for final merit list. तो जो मेरी final merit list बनेगी उसमें मेरे मेंस के और साथ ही साथ इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो जुड़ने वाले हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट जो है वो इससे निकल कर आएगी आपकी, ओके। और जो मेंस के नंबर हैं उन मार्क्स के बेसिस पे ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आई होप यहां तक आप क्लियर हो गए हैं। चलिए नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस लाइन। यहाँ पे दिया गया है कि इट इज मैंडेटरी, मतलब ये कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी टू क्रैक बोथ सेक्शनल एंड ओवरऑल एसओ कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आपको सेक्शनल वाइज, सेक्शन वाइज भी कट ऑफ क्लियर करनी है और मेंस आपको ओवरऑल भी कट ऑफ क्लियर करनी है, तब जाके आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। द कैंडिडेट्स क्लियरिंग द मेंस कट ऑफ विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यूज। और जो मेंस की कट ऑफ क्लियर करेंगे मेंस एग्जाम के बाद, उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। अब आते हैं स्ट्रैटेजी, प्लान क्या होना चाहिए, हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो प्लान बहुत सिंपल है, सिलेबस पता कीजिए, पीवाईक्यूज पता कीजिए, कट ऑफ मार्क्स पता कीजिए, राइट सोर्सेज पता कीजिए, राइट गाइडेंस पता कीजिए। आपके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस आपका एसओ का बिल्कुल सेम होता है जैसा कि पीओ का सिलेबस। जो पीओ का सिलेबस होता है वो एसओ का सिलेबस होता है, ठीक है। एब्सोल्युटली सिंपल प्लेन वही सब कुछ होगा, वही सब कुछ आता है। पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जानना होता है कि क्या स्टैंडर्ड रहा है। तो आप आईबीपीएस एसओ का पीवाईक्यू जो है वो चेक कीजिए और देखिए कि क्या लेवल है हमारे एग्जाम का। और अगर आप चाहते हैं तो हमारी अड्डा की ऐप पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे गाइस, तो वहां से जाके अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, पीवाईक्यूज को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे। अब आती है अपनी कट ऑफ। कट ऑफ के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, कट ऑफ के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और इस वीडियो में मैं सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ, सेक्शनल
ठीक है, प्लस ओवरऑल कट ऑफ मैं आपके सामने रखूंगी। तो ये वीडियो आज के वीडियो में मैं नहीं रखने वाली क्योंकि अब बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, कट ऑफ डिस्कशन हम लोग करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। नाउ राइट सोर्सेज एंड राइट गाइडेंस, इस पे बात कर लेते हैं, राइट सोर्स क्या होना चाहिए, राइट गाइडेंस क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, एग्जाम क्लियर करना, कैसे एग्जाम क्लियर होगा, जो क्वेश्चन आए वो आपने अगर सही से आंसर कर दिया मतलब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मतलब नंबर ज्यादा आ गए, नंबर ज्यादा आ गए आप मेरिट में आ गए, मेरिट में आ गए तो आपका सिलेक्शन है। तो अब सिलेबस पे ही सारी कहानी घूम रही है। सिलेबस में होते क्या है, टॉपिक्स होते हैं, है ना। तो पहले तो आपको वो टॉपिक्स फंडामेंटली आने चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्चुअली आपका पकड़ होना चाहिए आपके टॉपिक्स पे। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल नहीं, काफी मुश्किल होता है, ठीक है। फिर सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट क्यों लगाने मुझे पीएसओ एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने देखा ना एग्जाम पैटर्न क्या था कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है और आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है। हो सकता है मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, इंग्लिश में मैंने जो 50 के 50 क्वेश्चन कर डाले और मेरे 25 में से 25 मार्क्स आ गए, लेकिन हो सकता है मेरी रीजनिंग बहुत वीक है, वहां पे मैं सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाई, तो क्या मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, नहीं। इसलिए सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है, बिकॉज टू क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपका सेक्शन वाइज आपका अच्छा होना जरूरी है। देन फाइनली मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट क्यों लगाना है मुझे, ताकि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है ना वो आप क्लियर कर ले, जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है वो आप क्लियर करें, उसके लिए आपका फाइनली मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है विद एनालिसिस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 3 चीजें चाहिए, ठीक है। मुझे 3 चीजें चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, है ना। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल मिल जाए, प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाए, राइट। तीसरा, प्रैक्टिस मटेरियल मिल गया तो अब मुझे टेस्ट मिल जाए, टेस्ट मिल जाए और टेस्ट के साथ साथ मुझे एनालिसिस मिल जाए, यही चाहिए होता है ना। और इस सब में जहां जहां मेरी बार बार गलतियां हो रही, बार बार मुझसे गड़बड़ हो रही है, मुझे राइट गाइडेंस मिल जाए, मुझे राइट पाथ पे मुझे मेरी गलती बताने वाला, समझाने वाला मुझे मिल जाए, तो फिर तो जिंदगी में मजे मजे, क्योंकि तब हमारा एग्जाम निकालना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको 2 से 3 चीजें फ्री देने वाली हूँ यहाँ पे, कंप्लीटली फ्री। प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है। टेस्ट और एनालिसिस भी आपका कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। कैसे, वो मैं बताती हूँ। कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको हो सकता है पेड बैच की जरूरत पड़ जाए, लेकिन ये दोनों चीजें कंप्लीटली फ्री है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर स्केल 1 के 80 से अधिक आपके पास टेस्ट है, ठीक है। आईटी ऑफिसर के 80+, आईबीपीएस एसओ में लॉ ऑफिसर के 50 से अधिक टेस्ट है। देन एचआर पर्सनल के जो है आपके प्रीलिम्स और मेंस के आपके टेस्ट है। देन यहाँ राजभाषा अधिकारी के 75+ टेस्ट है। तो सारे जितने आपके ये फॉर्म, जितनी पोस्ट निकलती है, सारी पोस्ट के यहाँ पे आपके पास टेस्ट अवेलेबल है, आप इन टेस्ट को ले सकते हैं। अब इन टेस्ट को ले सकते हैं और साथ ही साथ आपके पास ये बुक है जो कंप्लीटली फ्री है। तो इस समय आपकी डिजिटल लाइब्रेरी अड्डा 24/7 ने अपनी डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें आपके 500 से अधिक ई बुक्स है, 500+ ई बुक्स हैं, ये कंप्लीटली फ्री है। ये क्या है, ये कंप्लीटली फ्री है गाइस। और जितने भी मैंने अभी आपको ये टेस्ट सीरीज दिखाई, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपकी इसके अंदर टेस्ट प्राइम के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि आईबीपीएस एसओ के सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और ये भी आपकी कंप्लीटली फ्री है। क्या करना है, कैसे लेना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये आप लोगों को, अदरवाइज देखिए ये इसकी फीस कितनी है, 299 इसकी फीस है, 2499 इसकी फीस है, कंप्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। इसका पूरा पूरा आप फायदा उठाइए, जरूर उठाइए। आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं अपने बैचेस के बारे में। अगर आपको लगता है कि मैम हमें कॉन्सेप्ट्स के लिए, फंडामेंटल्स के लिए हमें बैच की जरूरत है, हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है, हम अड्डा की हेल्प लेना चाहते हैं, तो बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 31 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, 31 मार्च एंड 31 मार्च। लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और इसके साथ साथ आईटी ऑफिसर का बैच भी शुरू हुआ है। आईटी प्लस एक आपका रह गया, यहाँ पे एचआर आ गया, लॉ आ गया, मार्केटिंग आ गया, आईटी और एएफओ। तो ये आपके बैचेस 31 मार्च से शुरू किए गए हैं। आप जाइए, ये जो डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है, इस डिस्काउंट कोड से आप अपने बैचेस में जाके जुड़ सकते हैं और अपनी क्लासेस, क्योंकि आज से शुरू हुआ है तो ज़्यादा लेट ना करिएगा। और इसके साथ साथ अभी अगर आपको चाहिए कि मैम हम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करें, हम पीओ की भी कर रहे हैं, एसओ की भी कर रहे हैं और बैंक के अदर एग्जाम्स की भी कर रहे हैं, तो फिर मैं बोलूंगी कि इस समय कामयाब दिवस पर आपको मिल रहा है सबसे बड़ा
ऑफर, और वो सबसे बड़ा ऑफर है फ्लैट 81% डिस्काउंट विद 3 टाइम्स वैलिडिटी ऑन दी बाय बैंक महापैक प्लस, या बाकी सभी महापैक्स पर भी आपको ये डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो यूज द कोड Y651 और जाके अवेल कीजिए अपने ये सारे के सारे हैवी डिस्काउंट ऑफर। अब जिसको नहीं पता है कैसे करना है, उनको जल्दी से हम बता देते हैं। आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पे। क्या करेंगे? अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाना है गाइस। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। इस तरीके के इंटरफेस में यहाँ पे सीधे जाइए ऑल कोर्सेज में, और ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट कर लीजिए रेगुलेटरी बॉडीज। ये है बैंक महापैक, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये है आपका आईबीपीएस एसओ का बैच, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। ये आईबीपीएस एसओ का बैच। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, जो अभी हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो इस समय ये सब कुछ कब तक फ्री है वो मैं आपको बताऊं। ये फ्री है कंप्लीटली फॉर 3 मंथ्स, ये 3 महीने के लिए फ्री है। और ये जो है ये आपका फ्री है फॉर 6 मंथ, ठीक है। और बिल्कुल लेट मत कीजिए, ये ऑफर अभी 1-2 दिन के लिए ही वैलिड है। तो अभी के अभी ये जो बिल्कुल फ्री, कैसे करना है? सपोज मुझे डिजिटल लाइब्रेरी में एनरोल करना है, या मुझे टेस्ट प्राइम में अपने आप को लेके जाना है। इसमें आईपीपीएस एसओ के सारे टेस्ट अवेलेबल है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इस पर क्लिक करोगे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए आर प्लान्स में जाना, व्यू ऑल करना, और व्यू ऑल में 3 मंथ, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए ही ये वैलिड होगा। यहाँ पे 3 महीने यहाँ पे चूज कीजिए कि प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप लगा देंगे कोड। यहाँ पे कोड आप लगाएंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आप कूपन कोड लगाएंगे, ये रिमूव कर दीजिए पहले लगा हुआ कोड। यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाइएगा, हाँ यहाँ लगा देना कैपिटल में, कैपिटल ऑन करके केडी प्राइम, केडी प्राइम। कोड क्या लगाने? केडी प्राइम। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी में भी आप कोड लगाएंगे केडी प्राइम, और वो हो जाएगा 0। वैलिडिटी 3 मंथ्स की चूज करनी है, और जो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें 6 मंथ्स के लिए है कंप्लीटली फ्री, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप जाएंगे अपनी डिजिटल लाइब्रेरी में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आ गई डिजिटल लाइब्रेरी। अड्डा की एप्लीकेशन में बस यहाँ पे क्लिक करने की देर है, आपके सामने डिजिटल लाइब्रेरी आ जाएगी। ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कंप्लीटली 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। और सीधे जाके यहाँ पे कर देना है आपको बाय नाउ, सेम प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय नाउ। और यहाँ पे आप अपने डिस्काउंट कोड इसको रिमूव कीजिएगा। यहाँ पे आप कोड जो है यहाँ लगाइएगा कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, केडी प्राइम। और केडी प्राइम लगा के KDPRIME, केडी प्राइम अप्लाई ही नहीं हुआ है, चलिए दोबारा लगाते हैं, KDPRIME, केडी प्राइम, ठीक है। नाउ यू अप्लाई द कोड। ये इसके अमाउंट देख रहे हैं 2500 है। अभी जैसे आपने कोड लगाया ये बन जाता है आपका कंप्लीटली 0। अच्छा, हमने अभी कोड नहीं लगाया, अप्लाई कर दिया है, पे नाउ। तो ये आपका अमाउंट, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, ये मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, बट दिस कोड इज एप्लीकेबल, ठीक है। ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये वैलिडिटी जो रहेगी ये आपकी 6 मंथ्स की रहेगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज पे, और ये है अपना आईबीपीएस एसओ का बैच। इस आईबीपीएस एसओ के बैच में, जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग का, एचआर का, लॉ का, ये सभी आपके बैचेस जो हैं ये शुरू हो गए 31 मार्च से। आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे जाके आप कीजिए बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आप कीजिए अपना डिस्काउंट कोड जो आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहा है, और डिस्काउंट कोड आप लोगों को लगा देना Y651, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651, और ये कर दीजिएगा आप अप्लाई, तो ये आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी 2279। बैचेस आपके आज शुरू हो गए हैं, तो लेट मत करना, और टाइमली अपने इन बैचेस में एनरोल करके अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन थी। यूज कोड Y651 फॉर बैच, यहाँ ये बैच के लिए है। और केडी प्राइम कोड जो है वो आपको यूज करना है फॉर टेस्ट प्राइम, ठीक है।
ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जो कि होगा हमारे कट ऑफ पे, और जो कि हमारा होगा आपके कट ऑफ के साथ-साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीवाईक्यूज़ को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उससे हम हेल्प लेकर इन इस स्ट्रेस प्राइम का हेल्प लेके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर, एंड इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।